कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना टाइम में आप अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है डी ब्रॉगली इक्वेशन, वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, उससे पहले हम लोग कुछ, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में। तो हम लोग ने ये देखा था कि लाइट जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, मैक्स प्लैंक साहब ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे जो भी रेज हो, वो क्या होते हैं, उनके पास डुअल बिहेवियर होता है। डुअल बिहेवियर कहने का मतलब कि उनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है। हमने क्या देखा कि अभी पिछले लेक्चर में देखा, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, कोई भी रेडिएशन है वो इस तरह से वेव फॉर्म में मूव करता है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन है तो इस तरह से वेव के फॉर्म में मूव करता है। और इनके पास क्या होते हैं, दो तरह के नेचर होते हैं। एक तो है वेव नेचर जो कि आपको दिख रहा है, एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। सेकेंड क्या है, पार्टिकल इनके पास नेचर है, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब इनके पास दो तरह का नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। एक्चुअल में ये जो वेव होता है, जो रेडिएशन है, वो छोटे छोटे पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी, कोई भी लाइट पार्टिकल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। अब कोई भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज फॉर्म होती है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि एनर्जी क्या क्या हो सकती है, या तो इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर 1 होगा, या तो 2 एच न्यू होगा, या तो एनर्जी क्या होगा 3 एच न्यू होगा, या तो एनर्जी क्या होगा 4 एच न्यू होगा, और इसी तरह से एन पार्टिकल की एनर्जी कितना हो जाएगा, एन एच न्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगा 1.2 2.5 इस तरह से नहीं, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इसी तरह से nth हो गए। बाकी ये सब कुछ छोटे मोटे रिलेशन आप लोग ने दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये फॉर्मूला होता है, वेव नंबर आपने अच्छे से देखा है, इनवर्स ऑफ क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंटर रिलेशन है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, और ये टॉपिक हम लोग ने कवर कर रखा है। तो मैक्स प्लैंक के बाद यहाँ पर आते हैं साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, ठीक है। 1924 में इन्होंने बोला कि जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, तो क्या जो मैटर होते हैं, मैटर में आपको माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल आ जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जिनका मास क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कोई भी पार्टिकल जिनका मास हो 10 ग्राम हो, 40 ग्राम हो, इस तरह से मास हो, या मैक्रो में बहुत हाईवी मास, हमारी बॉडी भी आ सकते हैं, अर्थ सन ये भी आ सकते हैं। तो माइक्रो मतलब स्मॉल मास हो, और माइक्रो का मतलब होता है हैवी मास पार्टिकल, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में। इन्होंने बोला कि जिस तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल चले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक पार्टिकल ले लिया, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है सबको पता है, फंडामेंटल पार्टिकल है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इसलिए ले रहे हैं, आगे हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही ऑब्जर्व कर सकते हैं।
बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम उसको वेवलेंथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में नहीं देख सकते, होता है बट हम लोग देख नहीं सकते। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका वेवलेंथ, छोटा पार्टिकल वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा दिखता है इन कंपेरिजन टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, एक मैटर है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो क्या इसके पास भी रेडिएशन की तरह वेव नेचर होगा। तो अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, रिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टिकल का आपको वेव नेचर शो करना है, तो वहां पर अगर वो पार्टिकल डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन अगर वो शो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कैसा है, वेव नेचर है, ठीक है। ये पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल है, अगर वो वेव नेचर शो करता है, उसके लिए हम डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है। अगर वो पार्टिकल डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है, वो फिजिक्स में होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं जानना है। ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था वो डिफ्रैक्शन शो करता है। डिफ्रैक्शन करने का मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो डुअल नेचर शो करते हैं। तो यहाँ से डी ब्रोगली साहब ने बोला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर शो करेंगे, मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा एज वेल एज वेव नेचर होगा, ठीक है। जिस तरह से रेडिएशन शो करते हैं, उसी तरह से जो मैटर होते हैं उनके पास भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो चलिए इनके हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। और उन्होंने, अब कोई भी पार्टिकल है, मैटर है, अगर वो नेचर शो कर रहा है तो उसका हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कहानी आती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है और उन्होंने क्या फॉर्मूले से आपने किसी भी पार्टिकल का हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शो डुअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से प्रूफ हो गया कि पार्टिकल के पास वेव नेचर भी है, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया एनी माइक्रो, यहाँ पर मैंने माइक्रो लिखा, माइक्रो भी पार्टिकल होते हैं, मैंने बताया रीजन, आगे भी हम लोग समझेंगे कि एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल शो डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब कोई भी पार्टिकल है, मैटर है, तो जिस तरह से रेडिएशन का हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो स्पेशल रिलेटिविटी, किसी भी रेडिएशन का जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला था, वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला था T इक्वल टू एच बाई लैम्डा था, ठीक है। ये फॉर रेडिएशन के लिए फॉर्मूला दिया गया था, फॉर रेडिएशन के लिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसका वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला था। तो डी ब्रोगली साहब ने बोला कि जो हम रेडिएशन का वेवलेंथ निकालने का जो फॉर्मूला था, उसी को क्या करो, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, वेवलेंथ को यहाँ पर रख देते हैं और P को यहाँ पर रख देते हैं। तो फॉर्मूला यही क्या बना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी बना। वेयर लैम्डा क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है, आपको पता है ये क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। एच की वैल्यू ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू सबको पता है कितना, 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड,
ठीक है। और यहाँ पर p जो है बच्चा लोग वो मोमेंटम है, p क्या है, मोमेंटम है। अब जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें तो आपने बोर्ड साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ये सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो एक्चुअल में जो मोशन होगा अगर वेव नेचर है तो इस तरह से मूव नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, रिवॉल्व होगा। क्योंकि वेव नेचर का मतलब क्या है, वेव नेचर का मतलब है इस तरह से वेव होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वो सर्कुलर पाथ में न घूम के इस तरह से वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है, और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू क्या होगा, वेलोसिटी होगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को और रीअरेंज करा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई टी के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, mv रख देंगे। तो ये हो गया डी ब्रोगली साहब का इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, आप ध्यान रखिए लैम्डा इक्वल टू h बाई टी है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पार्टिकल का, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, हम वेवलेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो m है वो क्या है, m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल होगा। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, बाकी h मैंने बता रखा है और लैम्डा आपको निकालना है। तो कुछ भी आपको निकालना हो, वेवलेंथ दिया हो उस पार्टिकल का, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास दिया होगा। अगर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वहां पर उसका मास नहीं दिया होगा, वो मान के चलता है, आपको पता होगा। ठीक है, और पता भी होना चाहिए। और यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, या वेलोसिटी पता हो, पार्टिकल का नाम पता हो कौन सा है, मास पता हो, तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी आगे करेंगे। कर लेते हैं हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन के डेरिवेशन की। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक्चुअल में आया कैसे। ठीक है, तो आप लोग ने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा हुआ है। पहला आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आप लोग ने 10th क्लास में कहीं ना कहीं देखा होगा। क्या था आइंस्टीन मास एनर्जी का इक्वेशन, E इक्वल टू क्या था, mc²। तो पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन आप लोग ने एनर्जी ऑफ रेडिएशन का देखा हुआ है फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ रेडिएशन का इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ने देखा था। क्या था, E इक्वल टू क्या था, h न्यू था। ठीक है, E इक्वल टू क्या था, h न्यू था। अब इसी को थोड़ा सा आपने लोग ने ये भी देखा, C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, और इसी को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म लिखा C बाई लैम्डा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा SC बाई लैम्डा। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया, और आइंस्टीन मास एनर्जी का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दोनों ही क्या है, एनर्जी है, इक्वलाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हुआ, E mc² इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, SC बाई लैम्डा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हमने इक्वलाइज कर दिया। तो यहाँ पे C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक C यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बना, mc इक्वल टू h बाई लैम्डा। थोड़ा सा वेवलेंथ को हम इधर लेके आते हैं, तो क्या बन गया, h बाई mc बना। ठीक है, h बाई mc बन गया। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है लैम्डा है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल, c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है यही होती है। अब ये तो हो गया रेडिएशन के लिए। अब कोई भी पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर हो, तो वहां से हम इसके प्लेस पे क्या लिख लेंगे, h बाई यहाँ से mv। ठीक है, ये इनका डेरिवेशन हो गया, वेयर v जो है
वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब जो भी पार्टिकल हो उसकी वेलोसिटी हम ले लेंगे, मास उस पार्टिकल का लेंगे और वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इनका डेरिवेशन हो गया। आई थिंक एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है आइंस्टाइन मास एनर्जी आपको पता है इक्वल टू mc²। 10th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइंस्टाइन मास एनर्जी बहुत फेमस है। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन आप लोग ने ये सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में, ये भी 10th में आप लोग ने रिलेशन देखा है, इक्वल टू क्या, एच न्यू। अब इसी को थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। थोड़ा सा रीअरेंज करके मैंने फ्रीक्वेंसी का c बाई वेवलेंथ निकाल लिया और इसको यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपको एक सी कैंसिल आउट, सी क्या बचा, mc इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो लैम्डा को मैंने अरेंज कर लिया, लैम्डा इक्वल टू h बाई mc हो गया। अब ये जो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये तो पार्टिकल के रेडिएशन के लिए होगा। अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ले लें कि भाई 40 सेकेंड पर मिनट से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। या कोई भी वेलोसिटी जो क्वेश्चन में आपको दिया हो, यहाँ से लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेंथ निकालने का डी ब्रोगली इक्वेशन का। तो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन था, फाइनली इक्वेशन जो था लैम्डा इक्वल टू एच बाई टी, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ एंड मोमेंटम का रिलेशन कैसा है, वेवलेंथ एंड मोमेंटम का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेशन से रिलेटेड, रेशियो पूछ लेता है। दो पार्टिकल का आपको मोमेंटम बोल देगा इतने टाइम्स सेकेंड पार्टिकल है, तो वेवलेंथ का रेशियो आपसे पूछ लेता है। जब वेवलेंथ दिया हो वहाँ पे मोमेंटम का रेशियो पूछ सकता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट मिला, क्या स्टेटमेंट मिला इस रिलेशन टर्म, momentum of particles in motion is inversely proportional to wavelength of associated with it, ठीक है। तो यहाँ से एक और आपका जो फाइंडिंग का इक्वेशन था, वहां से एक और रिलेशन मिला। तो आपको दिख रहा है वेवलेंथ एंड मोमेंटम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे भी रिलेशन से, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और आए भी हैं। आप जेईई नीट में देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी आपको जानना जरूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पर दो पार्टिकल को ले गए, उनका वेवलेंथ निकाल के कंपेयर कर लेते हैं। एक हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक क्रिकेट की बॉल ले लिया, एक क्रिकेट की बॉल ले लिया, और ये यहाँ पर हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है फंडामेंटल पार्टिकल और मास बहुत छोटा होता है। मान लीजिए क्रिकेट जो बॉल हमने लिया है उसका जो मास है 100 ग्राम है, और 100 ग्राम को हमने क्या करा, अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 के पावर माइनस 3 kg 1000 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। और मान लिया सपोज उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि क्रिकेट की बॉल है, उसका मास क्या है 100 ग्राम है। 100 ग्राम मतलब 100 इंटू 10 के पावर माइनस 3 kg हो गया। और वेलोसिटी उस क्रिकेट की बॉल की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। एंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है, मान लीजिए हमने जो बोर्ड से निकाला था 2.18 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया है, वहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया है। तो चलिए इनका वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34,
और यहाँ पे मास पार्टिकल कितना 100 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 10 के पावर कितना हुआ 1000, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 30 है और यहाँ से 30, ये पूरा कैंसिल आउट, 2 बचा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3.31 अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻34, यहाँ से क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 3.313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बोलो समझ में आया। यहाँ पर मैंने जो वेवलेंथ, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ये पता है, तो मैंने 10⁻34 था और उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर इनका जो वेवलेंथ आ रहा है 3.313 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। चलिए जरा इसका कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ इक्वल टू क्या है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और 2 इंटू 1.18 10⁻6। ये पूरा जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 3.2 यहाँ से एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेवलेंथ पे आप ध्यान दीजिए। वेवलेंथ यहाँ पे 3.3 इंटू 10 के पावर कितना है -24 है। तो वेवलेंथ क्या है यहाँ पर -24, मतलब बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक, वेरी वेरी क्या है स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ। और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है 3.2 इंटू 10⁻10 हो जाएगा मीटर। और यहाँ पे कितना है एंगस्ट्रॉम में, देखिए माइनस वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ इतना है। तो इसका वेवलेंथ जो है लार्ज है, लार्ज वेवलेंथ है। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ जो है वो सीन है, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है सीन है। और हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। बाकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होता है बहुत ही छोटा है। अगर क्रिकेट की बॉल, अगर हम जैसे क्रिकेट की बॉल फेंकें तो एक्चुअल में इस तरह से मूव करेगा। क्रिकेट की बॉल जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है इस तरह से नहीं जाता है, एक्चुअल में वो किस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करता हुआ जाता है। क्रिकेट की बॉल की बात करें, बट हमें दिखता नहीं है, क्योंकि क्या है इनका वेवलेंथ क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, हमें वेवलेंथ दिखता ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप हाई बिल्डिंग से 12th फ्लोर से आप कोई बड़ा पत्थर गिरा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कंकड़ इतना बड़ा गिरा रहे हैं तो वो सीधे जाके गिरेगा। बट अगर हम कोई लाइट पार्टिकल गिराएं, जैसे मान लीजिए पेपर, हमने एक हल्का सा पेपर फाड़ के ऊपर से गिरा दिया, तो आपको क्या दिखेगा, वो पेपर क्या होगा हवा में इस तरह से मूव करता हुआ नीचे आएगा। तो वहां पर आपको वेव फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ क्या होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो हमें वो दिखता नहीं है। और बाकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में सीन होता है, दिखता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जांपल लेके आपके समझा दिया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ बहुत ही छोटा आता है, तो हमें वो दिखता नहीं है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेवलेंथ ज़्यादा, इसके कंपेयर में ज़्यादा आता है, इसलिए हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में दिखता है। इसलिए इनके स्टेटमेंट में जो था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो हमने डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट देख लिए माइक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में। छोटा सा टॉपिक है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कुछ दिया है, तो उसका अगर वेवलेंथ निकालना हो तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, if electron have kinetic energy ke, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है, काइनेटिक एनर्जी के ई फॉर्म में मान लीजिए है, देन फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो हमें क्या करना है, इसका वेवलेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डी ब्रोगली का जो इक्वेशन था, डी ब्रोगली साहब का जो इक्वेशन था, जो अभी अभी हमने पढ़ा, क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी था, ठीक है, ये इनका इक्वेशन था डी ब्रोगली साहब का। अब हमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम आपको पता है पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर।
तो क्या मैं इस काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूले में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये हो जाएगा mv² अपॉन क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रहेगा यही, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ये बना। ठीक है, अब mv के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv के प्लेस पे मैं p रख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा p² अपॉन 2m बन जाएगा। और यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, √2m और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपना बन गया सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें एक नया रिलेशन मिल गया वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी से, क्या, वेवलेंथ इक्वल टू h बाई p के प्लेस पे ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ से 2m और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ये लो आपके लिए प्यारा सा एक फॉर्मूला मिल गया। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है, पार्टिकल का मास दिया है, तो यहाँ से एच प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में मैंने फॉर्मूला दे दिया, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन √2m, m मास ऑफ पार्टिकल, के काइनेटिक एनर्जी पता है, वेवलेंथ है, और यहाँ से क्या है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके बच्चा, अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली position and momentum of particles accurately। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी पार्टिकल्स का, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, उनका हम एक साथ पोजीशन एंड मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो मैथमेटिकल फॉर्म था, इन्होंने जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया क्या था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब p का यहाँ पर है अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल्टा x है, इंटू मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम होगा तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो वेलोसिटी आएगी अनसर्टेनिटी में आएगी। तो इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या बना, मास इंटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इन्होंने यहाँ पर ये इक्वेशन दिया, और इससे ये पता चला कि किसी भी पार्टिकल अगर आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पता है तो आप उसका पोजीशन नहीं बता सकते, अगर पोजीशन पता है तो उसका हम वेलोसिटी नहीं बता सकते। पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v जो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, h जो है वो पता ही है आपको क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h की वैल्यू इतनी बार आई कि आपको याद ही हो गया, 6.626 इंटू 10⁻34 होता है जूल सेकेंड। और यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल हो उसका मास है। ठीक है, अब ये इनका मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें जो टर्म थे ये आपको पता चल गया। तो इनका क्या मतलब था, कोई भी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी हम दोनों चीजें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमें इसकी पोजीशन, तो ये इनका ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड पाथ है, एक्सपेक्टेड
पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इधर आना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन का हमें देखना है कि इसकी पोजीशन मोमेंटम क्या है, तो हम ऐसे न्यू डाई से तो देख नहीं सकते, वहां पर क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हम पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम मेजर कर सके। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल को, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसको देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जब लाइट किसी भी पार्ट, जैसे हमें ये मार्कर दिख रहा है, तो जब लाइट इस पार्टिकल पे पढ़ के, इस मार्कर पे पढ़ के हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, रेटिना में पड़ता है, तब तो हमें ये दिखाई देता है। अब देखिए कि मान लीजिए इस पे लाइट कोई इस पे जाके इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो अब लाइट की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू क्या, एच न्यू होता है। जैसे ही लाइट इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पे गिरेगा, तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तुरंत क्या करेगा, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करने से पहले ही अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी, पोजीशन, वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं तो इसका पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। ये पाथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसे आना चाहिए, तो वो क्या होगा, जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस पे गिरेगा तो अपनी पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो रिफ्लेक्ट करने से पहले ही हमें क्या होगा, ये अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज कर लेगा, तो हमें दिखाई, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो या तो हम मोमेंटम बता सकते हैं या तो हम पोजीशन बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी पार्टिकल्स का हम एक साथ न तो वेलोसिटी बता सकते हैं, न तो हम, अगर एक साथ वेलोसिटी बता सकते हैं और नहीं मोमेंटम बता सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी बता सकते हैं तो उसका पोजीशन नहीं पता होगा, और अगर हमें पोजीशन पता होगा तो उसकी वेलोसिटी नहीं पता होगा। यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक प्यारी से हम लोग ने कार बना लिया, ठीक है, कार है, और इसमें कोई एक बंदा बैठा हुआ है। अब मान लीजिए इस बंदे का जो मास है 70 kg है, और इस कार की जो वेलोसिटी है, कार की जो वेलोसिटी है कितना है, 50 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये कैसा पार्टिकल हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया। अब हमें इसका अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली पता है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास इतना है। तो अगर हम इसका मोमेंटम बोलें तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी, मतलब एग्जैक्ट चीजें पता है तो उसमें अनसर्टेनिटी कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि मास एग्जैक्ट पता है आपको, वेलोसिटी एग्जैक्ट पता है, तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा, मतलब उसमें जो चेंज आएगा मोमेंटम, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको एक्यूरेटली पता है। तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखें, क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब आपको इसमें मास एंड वेलोसिटी उस पार्टिकल का पता है, ठीक है, उस बंदे का आपका वेलोसिटी किस स्पीड से जा रहा है ये पता है, मास पता है, तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा मोमेंटम में, वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर यहाँ पर आपने 0 वैल्यू रख दिए तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आएगा, अनसर्टेनिटी पोजीशन जो आएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या होगा, 0, ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब उसका हम मोमेंटम जो आएगा इनफाइनाइट होगा। वो कहाँ पर क्या पोजीशन है हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आपको, अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपको यहाँ पर जो है 0 है, मतलब एग्जैक्ट आप उस बंदे का मास और वेलोसिटी पता है किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो अनसर्टेनिटी जो चेंज आएगा वो 0 होगा, जिसका पता है वो क्या होगा, 0 आएगा। अब अगर हमें अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालना है तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब उसका पोजीशन आप बता ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर उस बंदे का पोजीशन आपको पता है एग्जैक्ट कि यहाँ पर है, तो एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी जो पोजीशन आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, और वहां पर आप जब मोमेंटम निकालोगे मोमेंटम की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो कोई एक ही चीज पता होगा, अगर एग्जैक्ट आपको पोजीशन पता है मोमेंटम इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर मोमेंटम उसका एग्जैक्ट पता है तो आपका अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी एक मजेदार जोक्स है कि एक साइंटिस्ट थे, वो कार से बहुत स्पीड से पहाड़ी पे बहुत जा रहे थे, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे। तो क्या हुआ कि वहां पे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उनसे पूछा कि आप पता है आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, या फिर आपको पता है क्या कहाँ पर हो। तो उन्होंने बताया कि सर अगर मुझे अपना मोमेंटम एग्जैक्ट पता है,
मास पता है, वेलोसिटी कार की पता है, तो हम अपनी पोजीशन नहीं बता सकते कि हम कहाँ पर हैं। और अगर हम ये पोजीशन बता देंगे हम यहाँ पर हैं, तो अपनी वेलोसिटी एंड हम वो अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम है वो हम नहीं बता सकते। तो एक मज़ेदार जोक्स था, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए थोड़े थोड़े बीच में आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो अगर एक चीज़ें आपको पता है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम आपको पता है, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वो पता ही नहीं होगा। तो कोई एक ही चीज़ पता कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो और चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो। क्लियर है बच्चा लोग? तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट uncertainty in velocity of electron if its uncertainty in position is 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको उस इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी बतानी है, और अगर इफ इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, क्या था, मास इनटू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इक्वल टू h/4 पाई। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता है 1 एंगस्ट्रॉम है, और मास ऑफ पार्टिकल पता है, तो यहाँ से डेल्टा V जो आएगा, h की वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू अनसर्टेनिटी पोजीशन कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से जो डेल्टा V आप कैलकुलेट करोगे, तो ये पूरा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में सबसे पहले आप पावर वाला सॉल्व किया करिए। ठीक है, पावर वाला सॉल्व करने के बाद आप ये वैल्यू सॉल्व किया और इसको अप्रोक्स दिया रहा, क्योंकि ऑप्शन को आपको जो ऑप्शन दिया रहता है अप्रोक्स में, जैसे इसको 3 मान लीजिए, इसके लिए मान लीजिए हमने 9 मान लिया। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। इसका जो आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने पहले से किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग अप्रोक्स से लेकर कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन में आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेट मत करो, सबसे पहले अप्रोक्स लेकर आप कैलकुलेट कर लिया। इसको जैसे 9 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। ठीक है, थोड़ा डिवाइड कर लिया करिए, जो भी एक बार चेक कर लो कि ऑप्शन कौन सा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में और बोर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अ गोल्फ बॉल हैज मास 40 ग्राम। कोई गोल्फ बॉल है, उसका मास कितना है, 40 ग्राम है, एंड इसकी जो स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड है। इफ स्पीड मेजर विद इन एक्यूरेसी, अगर स्पीड में उसमें जो एक्यूरेसी है कितना है, 2% है, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज दिया है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप गिवन लिखा करिए। गिवन लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो मास दिया है, मास ऑफ गोल्फ बॉल कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, और इसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है, कि गोल्फ बॉल की जो वेलोसिटी कितना है, 45 मीटर पर सेकेंड है, और उसमें जो एक्यूरेसी दिया है, स्पीड में जो एक्यूरेसी दिया है वो कितना है, 2% है। ठीक है, तो मास पता है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी दिया वो डेल्टा भी नहीं दिया, आपको वेलोसिटी दिया है, उसमें एक्यूरेसी कितना है, 2% है। यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज कुछ भी चेंज कर सकता है। सबसे पहला काम क्या है, आप डेल्टा V निकालोगे। तो डेल्टा V कैसे निकालोगे, 45 मीटर पर सेकेंड दिया है, उसमें एक्यूरेसी जितना हो उसी का उतना परसेंट आप निकाल दिया करो। ठीक है, तो यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपने किया तो कितना, 9, और यहाँ से कितना किया, 10 आ गया। तो यहाँ से जो डेल्टा V की वैल्यू आई 0.9 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा V अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको 0.9 आ गया, मास आपको पता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अप्लाई करने का क्या था, फॉर्मूला डेल्टा X इंटू
मास इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू क्या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइड बाई 4 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू मास पार्टिकल में कितना दिया 40 ग्राम दिया है, और इंटू यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी है कितना 0.9 है, यहाँ से 0.9 करके सॉल्व कर दीजिए। तो आपका आंसर जो आएगा 1.46 इंटू 10 के पावर -33 मीटर। तो ये आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मेन बात क्या थी, फॉर्मूला तो फिर से यही अप्लाई करना था। सबसे मेन चीज ये था कि यहाँ पर ये जो एक्यूरेसी 2% दिया है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो जो आपको समझ, आपको कुछ नहीं करना, जो वेलोसिटी दिया हो उसमें जो एक्यूरेसी क्वेश्चन में दिया उसी का उतना परसेंटेज निकाल लीजिए, तो वही आपका अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको मास दिया है, अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछ लेगा। इसी तरह से क्वेश्चन में अपोजिट भी कर सकता है, आपको पार्टिकल का पोजीशन दिया हो, उसमें एक्यूरेसी कुछ परसेंटेज दिया हो, तो वहां से डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, जो भी पोजीशन दिया हो उसमें उसका जो भी एक्यूरेसी परसेंटेज दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां से डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके भी आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के सेशन में हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सीधे से यहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इस तरह से रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।